नमस्कार छात्र छात्राओं। प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्रथम वर्ष के पेपर सिलेबस को, पहले प्रश्न पत्र के सिलेबस को डिस्कस किया था, जो कि था भौतिक भूगोल। ऐसा ही आज हम द्वितीय वर्ष कला के भूगोल प्रथम वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र मानव भूगोल पर चर्चा करेंगे। यानी उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, किन किन बिंदुओं का अध्ययन आपको द्वितीय प्रश्न पत्र में करना है। द्वितीय प्रश्न पत्र में भी प्रथम प्रश्न पत्र की तरह 5 इकाइयां हैं, और इसकी मैंने आपको ओरिजिनल जो सिलेबस यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलता है वो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दिया है। और एक मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेशन, कई बच्चों ने कहा था कि उनको अंग्रेजी में समस्या है, तो मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके वो भी आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया है। तो पहला तो आप उस सिलेबस देख लें। अब जब आपके पास ये सिलेबस पहुंच गया, तो हम इस सिलेबस पे जो चर्चा कर रहे हैं आज, उसको बात समझने का प्रयास कर रहे हैं। मानव भूगोल को हम पहले ये समझ लें कि मानव ने प्रकृति में, या जो विश्व है, जो प्रकृति ने बनाया है, जो हमारे आसपास है, उसका तो हमें अध्ययन करना ही है। साथ में हमें मानव और मानव द्वारा बने हुए विश्व, मानव द्वारा बने हुए विश्व से क्या मतलब है हमारा, जो सड़कें, अधिवास, कारखाने, जो कुछ मानव ने निर्मित किया है, जो कुछ मानव द्वारा बनाया गया है, उस सब का भी अध्ययन हमें करना है। तो इन सब का भी अध्ययन हमें न केवल प्रकृति विश्व का, बल्कि मानव निर्मित विश्व का भी अध्ययन करना है, और मानव की गतिविधियों का भी अध्ययन करना है। मानव भूगोल की हमें पहला जो इकाई है, उसके पहले बिंदु के अंतर्गत मानव भूगोल की परिभाषा और मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का अध्ययन करना है। इसमें हमें जैसे हमने देखा था पहले, वैसे ही हमें एक क्षेत्र निर्धारित कर लेना होता है हर विषय का, कि हम उस विषय में क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। और वो विषय को परिभाषित किया जाता है कि भाई ये विषय है क्या, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे विषयों की शाखाएं हैं, इसलिए हम अभी मानव भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर द्वितीय प्रश्न जो बिंदु है, उसके अंदर आप ये बात समझिए कि मानव के बारे में सिर्फ भूगोल ही बात नहीं करता, बल्कि सारे सामाजिक विज्ञान, जिसमें इतिहास है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, कई सारे सामाजिक विज्ञान है, वो सभी मानव के बारे में बात करते हैं। सभी मानव के किसी न किसी पक्ष या किसी न किसी गतिविधि पर चर्चा करते हैं, और मानव भूगोल भी मानव पर चर्चा करता है। तो उस मानव भूगोल इन सब सामाजिक विज्ञानों से कहीं न कहीं रूप से संबंधित है। दोनों में कहीं न कहीं अंतर संबंध है, और उस अंतर संबंध को हमें समझना है और उसके बारे में बात करनी है कि किस तरह से मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। कई सारे ऐसे कॉमन विषय हैं जिसको मानव भूगोल भी पढ़ता है और समाजशास्त्र भी पढ़ता है। कई ऐसे बिंदु है जिसे मानव भूगोल भी पढ़ता है और अर्थशास्त्र भी पढ़ता है। तो उनके बीच आपसी संबंध समझना है। इसके बाद तीसरे बिंदु में हमें मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों, निश्चयवाद, नियति, संभववाद और नव निश्चयवाद, ये 3 सिद्धांत है जो मानव पर्यावरण संबंध को समझाते हैं। मानव और उसके आसपास का प्राकृतिक पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, उसको समझने के लिए ये 3 संकल्पनाएं हैं। आप 3 तरीके की सोच रख सकते हैं: निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। इसको हमें समझना है। इसके बाद हमें मानव पर्यावरण संबंध के विचार को समझना है। एक कॉन्सेप्ट है कि जो मनुष्य है वो इस पर्यावरण का अंग है, इस पर्यावरण में रह रहा है, उसके मध्य किस प्रकार का संबंध है, या इस संबंध को हम किस तरीके से देखते हैं। क्या वो संबंध पिता पुत्र जैसा है, क्या वो संबंध भाई भाई जैसा है, या वो संबंध मित्रों जैसा है। तो इस तरह से हमें ये समझना होगा कि आपसी संबंध कैसे है। फिर हमें अंतिम इसका जो बिंदु है, उसमें मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानना है, जिसमें हमें क्रियाशीलता का सिद्धांत, स्थानिक विविधता का सिद्धांत और स्थानिक संगठन का सिद्धांत, ये 3 प्रमुख मानव भूगोल के सिद्धांत हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। दूसरी इकाई के अंतर्गत हमें मानव विकास की अवस्थाएं देखनी है। आपको पता है कि हम ये मानते हैं कि मानव पहले एक जो डेविस का जो विकासवाद का सिद्धांत था कि मानव पहले बंदर था और धीरे धीरे विकसित होकर अपनी इस अवस्था में आया। तो मानव विकास की किन किन अवस्थाओं को मानव ने पार किया है, पहले मानव का स्वरूप क्या था, अब स्वरूप क्या है, हमें जो जीवावशेष मिलते हैं, जो हड्डियां मिलती हैं, जो खोपड़ियां मिलती हैं, उनके आधार पर हमें ये देखना है कि मानव ने अपने स्वरूप को किस प्रकार परिवर्तित किया है। इसके बाद हमें मानव की प्रजातियां, अब आप प्रजाति शब्द को मैं वापस से समझाना चाहूंगी। एक शब्द होता है जाति, एक शब्द होता है प्रजाति। जाति का मतलब है धर्म या संप्रदाय या वर्ग जिससे हम संबंधित है, ये एक सामाजिक विषय है। यानी जाति एक सामाजिक विषय, समाज ने जातियां निर्धारित की है। और प्रजाति एक
बायोग्राफिक मैटर है, यानी हमारी जो शरीर है, हमारी जो शरीर की संरचना है उससे संबंधित है। यानी हमारा रंग काला है, हमारा रंग भूरा है, हम भूरे रंग के हैं, पीले रंग के हैं, हमारे बालों का रंग काला है या सफेद है या सुनहरा है, हमारी आंखों का रंग क्या है, हमारी लंबाई कितनी है, हमारी त्वचा किस प्रकार की है, हमारे जबड़े का आकार क्या है, हमारी खोपड़ी का आकार क्या है। इस तरह के जो हमारे जैविक जो लक्षण है उनके आधार पर हमारी प्रजाति निर्धारित होती है। इस हिसाब से हम निग्रो हैं, निग्रिटो हैं, ऑस्ट्रेलॉइड्स हैं, मंगोलाइट्स हैं या नॉर्डिक्स हैं, अलग अलग प्रकार की जातियां निर्धारित होती हैं जो हमारे शरीर के लक्षणों पर निर्धारित होती है। और शरीर का लक्षण हमारे रक्त संबंधों से संबंधित होता है, वो एक सामाजिक नहीं बल्कि जैविक लक्षण है, और वो हमारे जन्म और हमारे जो आप रक्त संबंधों से बनता है और हमारे क्रोमोसोम्स से निर्धारित होता है। जो हमें क्रोमोसोम्स मिलते हैं अपने फादर्स, फोर फादर्स और उनकी अगली पीढ़ियों से, वो धीरे धीरे बदलते हुए हमारे पास पहुंचते हैं। इसमें कई सारी चीजें साथ जुड़ जाती हैं, तो इस पे बहुत पूरी यूनिट हमें इस बारे में पढ़नी है, मानव प्रजाति के बारे में। मानव प्रजाति के बारे में जो कई लोगों ने अपने विचार रखे, कई सारे सिद्धांत बने, हमें जो पढ़ना है वो ग्रिफिथ टेलर के विचार पढ़ना है। ग्रिफिथ टेलर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान थे जिन्होंने प्रजातियों का गहन अध्ययन किया, और उनका अध्ययन काफी समीचीन माना जाता है। हर समय में, बदलते समय में भी उनके अध्ययन को अभी भी हम आधार लेते हैं। तो हमें मानव प्रजातियों का वर्गीकरण जो करना है वो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार करना है। टेलर के अनुसार हमें प्रजातियों का वितरण भी देखना है, यानी कौन प्रजाति कहाँ रहती है, हमें उनके विकास की दशाएं समझनी है, और उनका प्रवास कटिबंध सिद्धांत भी समझना है। तो ये पूरी यूनिट जो हमारी यूनिट नंबर 2 है, ये पूरी ग्रिफिथ टेलर मानव प्रजाति पर ही निर्भर करती है। इसके बाद आते हैं हम इकाई 3 पर, और इकाई 3 में जनजातियों का वितरण समझना है, विश्व में जातियों का वितरण। जनजाति वो है जो आदिम तरीके से रहती है, जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों में रहती है, या तो वो रेगिस्तानों में है या गहरे पहाड़ी क्षेत्रों में है, घने वनों के बीच है। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों पर जहाँ सामान्यतः लोगों का आना जाना नहीं होता, वहाँ एक आदिम जीवन जीने वाला वर्ग जनजाति कहलाता है। चार प्रमुख जनजातियां हैं विश्व की: पिग्मी, एस्किमो, बद्दू और खिरगिज, जिनका हमें गहन अध्ययन करना है, उनका निवास क्षेत्र, उनका सामाजिक और आर्थिक जीवन हमें समझना है। इसके बाद हमें भारत की जनजातियों भील, नागा, टोडा और संथाल के बारे में भी पढ़ना है, उनका निवास क्षेत्र, उनकी आर्थिक और सामाजिक संरचना को समझना है। भारत में जनजातियों के वितरण को भी समझना है। हालांकि भारत में बहुत सारी जनजातियां, विश्व में भी कई सारी जनजातियां हैं, परंतु हमें उदाहरण स्वरूप ये चार चार जनजातियां विश्व की, चार भारत की ही पढ़नी है। इसके बाद हमें मानव की आदिम आर्थिक क्रियाएं समझनी है। आदिम आर्थिक क्रिया मतलब वह समय जब मनुष्य सीधा प्रकृति से पोषण लेता था, सीधा प्रकृति से अपनी सारी आवश्यकता पूरी करता था, और ऐसे आर्थिक गतिविधियां करता था जिसमें वो प्रकृति से सीधा जुड़कर अपने भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकताओं को पूरा करता था। यानी उसमें कोई परिमार्जन नहीं होता था, सीधा जो प्रकृति से पाया उसी को ग्रहण कर लिया। तो सीधे प्रकृति से द्वारा जुड़ा हुआ जो जीवन था। अब जो आर्थिक क्रियाएं थी जो आदिम थी, वो है भोजन इकट्ठा करना, मछली पकड़ना, शिकार करना, और झूम कृषि। झूम कृषि मतलब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एक स्थान पर कृषि करना फिर दूसरे स्थान पर करना, इसे हम झूम कृषि कहते हैं। तो इस तरह की आदिम आर्थिक क्रियाएं को हम समझेंगे। यही वो आर्थिक क्रियाएं हैं जिनसे जनजातियां अपना जीवन यापन करती हैं। और जनजातियां हम उन्हीं को आज कहते हैं जो इस प्रकार का जीवन जी रही है। अधिकतर आज जो प्रगति है, उन्नति है, आधुनिकता है, उससे दूर किसी कोने में वो अपना पुराना जीवन जी रही है, जिस प्रकार से वो पहले हमेशा जिया करती थी। इसके बाद हमारी चौथी यूनिट आती है। चौथी यूनिट में हम जनसंख्या पर केंद्रीकरण करते हैं। मानव भूगोल में हमारा मूल बिंदु ही मनुष्य है, तो हम पहले तो मनुष्य की जाति, प्रजाति और उसका आदिम जैसे वो पहले रहता था वो हमने समझ लिया। अब हम उसकी संख्या पर आते हैं। इसमें हमें जनसंख्या का विश्व वितरण, जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप और उसको वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों पर ध्यान देना है। इसके बाद हमें कुछ प्रमुख विचार है जनसंख्या से संबंधित, जो जनाधिकी का विचार है, जनअल्पता का, अनुकूलतम जनसंख्या और शून्य जनसंख्या वृद्धि का विचार। इन चारों विचारों को समझना है। मतलब यहाँ तो कहीं बहुत ज्यादा जनसंख्या है, या कहीं बहुत कम जनसंख्या है, कहीं बिल्कुल सही जनसंख्या है, और कहीं वृद्धि होना बंद हो गई है। अब ये सही क्या होता है?
इसको हम जब पढ़ेंगे तब समझेंगे कि आखिर हम किसको सही जनसंख्या कहते हैं, किसको ज्यादा कहते हैं, किसको कम कहते हैं, किस संख्या को हम ज्यादा, क्योंकि ये तो सापेक्ष शब्द है। ज्यादा आपके पास जो है उससे ज्यादा हुआ तो वो ज्यादा हो जाएगा, अगर जो आपके पास है उससे कम हुआ तो वो कम हो जाएगा। तो कम और ज्यादा कुछ सापेक्ष शब्द है जिनको हम जनसंख्या के संदर्भ में समझेंगे। तो ये हमारी यूनिट के अंदर हम मूल रूप से जनसंख्या देखेंगे। सी बिंदु है इसका जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत, ये जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इसको। प्रवास पर एक विशेष हमारा बिंदु है जिसमें आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास उसके सामान्य नियमों को समझना है। और थोड़ा सा हमें भारत में भी जनसंख्या का विचार देखना है, जनसंख्या की समस्या और नीति और जनसंख्या का विकास, इन बिंदुओं को भारत के संदर्भ में भी पढ़ना है। आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो चैप्टर है मानव भूगोल का, ये विश्व के संदर्भ में है, यानी सामान्य मानव भूगोल के बारे में पढ़ना है, किसी एक जगह के नहीं। मगर क्योंकि हम भारत के अंदर है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा इन हर बिंदुओं को भारत के संदर्भ में भी देख रहे हैं। पांचवी जो इकाई है हमारी वो है अधिवास। अधिवास यानी सेटलमेंट, मनुष्य का रहवास, वो जगह रहता है, मकान बनाता है, झोपड़ी बनाता है, महल बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, ये उसका अधिवास है। उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसके कितने प्रकार हैं। ग्रामीण अधिवास, नगरीय अधिवास यानी गांव का मकान, शहरों के मकान, उनके प्रतिरूप, उनमें निर्माण सामग्री और उनके प्रकार। शहरों में भी हम उत्पत्ति और प्रतिरूप समझेंगे मकानों के। फिर हमें सेकंड लास्ट बिंदु में नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण करना है। नगरों के नगर प्रदेश पढ़ने हैं और क्रिस्टालर का सिद्धांत पढ़ना है जो नगरों से संबंधित है। और अंतिम बिंदु में हमने नगरीकरण की समस्याएं, उसके विचार और सिद्धांत पढ़ने हैं। और मलिन बस्तियों और नगर नियोजन के बारे में ध्यान देना, और थोड़ा थोड़ा इस सब में हम भारत के बारे में भी पढ़ते चलेंगे क्योंकि हमारे लिए भी पहला उदाहरण अपना खुद का देश है। तो ये मेरे पास मूल रूप से बिंदु है जो आपको पढ़ने हैं। अब बात आती है पुस्तकों की। मैं आपको पुस्तकों की जो सूची है, वो जो सिलेबस दिया था उसके पीछे पुस्तकों की सूची सब सिलेबस के साथ थी। जो मैंने आपका इंग्लिश में सिलेबस किया था उसमें हिंदी की पुस्तकों की सूची भी है और अंग्रेजी की पुस्तकों की सूची भी है। मैं चाहूंगी कि आप बाजार जाएं और पुस्तकें देखें। आप प्राचार्य के परमिशन लेके कभी कॉलेज आके कॉलेज की पुस्तकें भी देख सकते हैं। जब आप पुस्तकों को देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कौन सी पुस्तक आपके लिए बेहतर है और कौन सी पुस्तक आपका सिलेबस कवर करती है। ये आवश्यक नहीं कि किसी एक ही पुस्तक से आप पढ़ें, मगर आधार रूप में आप किसी एक पुस्तक को ले सकते हैं और फिर अन्य पुस्तकें लाइब्रेरी से इशू करवाकर उनसे अपने नोट्स बना सकते हैं, यानी अपना खुद का विचार लिख सकते हैं। दो तीन पुस्तकें पढ़कर उसका संश्लेषण करके अपने रूप में उस चीज को लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं, कई सारे पुस्तकें आप टैली कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। फिर भी पुस्तकों की एक सूची मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। भौतिक भूगोल की भी कुछ पुस्तकें हैं जो अच्छी हैं, मेरे हिसाब से अच्छी हैं, आप पढ़िए देखिए, आपको हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि कोई पुस्तक मुझे सही लगती है, आपको क्लिष्ट लगती है, ये आपको सही लगती है मगर मुझे उसकी सामग्री जो है वो एक स्तर की नहीं लगती, यानी स्तरीय पुस्तक नहीं होती, स्तरीय सामग्री उसके अंदर नहीं होती, या उसकी जो जो सामग्री उसमें दी गई है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है, उसमें त्रुटियां बहुत सारी है। इस तरह की कुछ समस्याएं आती है पुस्तकों को लेकर, मगर फिर भी मैं कुछ आधार पुस्तकें आपको सजेस्ट करूंगी। आप पर निर्भर करता है, आप उनको पढ़िए, एक बार टटोलिए उन पुस्तकों को किताब की दुकान पर जाकर, लाइब्रेरी में आकर, थोड़ा सा आप इसको समझिए कि आपको क्या पसंद है, आप किसको समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारी और आपकी समझ में थोड़ा अंतर हो सकता है जो पुस्तक मेरे लिए बहुत अच्छी हो, मगर मैं ये कहूंगी कि आप आधार पुस्तकें लें, ऐसी पुस्तकें लें जिनसे आपके ज्ञान में वृद्धि हो और आपका जो व्यू है वो ब्रॉड हो। क्योंकि कॉलेज की शिक्षा और स्कूल की शिक्षा में यही अंतर है कि आपको इन बिंदुओं पर जितना मैक्सिमम हो सके पढ़ना है। आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, इससे संबंधित किन किन चीजों को पढ़ सकते हैं, जब आप पढ़ेंगे तब आपका अपना एक विचार बनेगा। जब आप चार चीजें इसके बारे में अलग अलग जगह से पढ़ेंगे तो आप एक पांचवी चीज बना पाएंगे। बिना उसके आपका खुद का ही वो व्यू पॉइंट नहीं बनेगा तो आप अपना खुद का क्या कुछ विचार बना पाएंगे। तो कॉलेज शिक्षा का ये सार है कि इसमें आप स्वतंत्र छोड़ा जाता है कि ज्ञान सब तरफ फैला पड़ा है, नेट पर है, किताबों में है, आजकल तो ई बुक्स आ रही है, तो सब तरफ ज्ञान है। आपको उसको ढूंढना है और अपने अनुसार अपनी व्याख्या उस ज्ञान की करनी है ताकि वो ज्ञान आपको ज्यादा ग्राही हो, समझ में आ सके। ठीक है, तो ये हमने आज दोनों पेपर डिस्कस कर लिए। मैं किताबें आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, आगे आप किताबें सब देखिए और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों को एक के बाद एक करके साथ साथ चलाते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।